बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह हम पहले शो कर रहे थे लाइव शो, उसमें स्पाउस वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्पाउस वीज़ा जो है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन लें प्लस जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा डिस्कस करके फिर आगे हम चलते हैं। जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने पूरा करना है। अगर वो आप किसी वजह से पूरा नहीं करते तो आपको 10 ईयर्स रूट पे डाल देते हैं। जब 10 ईयर्स रूट पे डाल देंगे तो उसमें आपका नुकसान ये होता है कि आप जो है आपको एक तो लंबा अरसा रहना पड़ता है, 10 ईयर्स के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है, और दूसरा एक तो आपका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लगेगा, और दूसरी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप उसको अपील में जाएंगे और वहाँ जाके अपने आप को डिफेंड करके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप उसको अपील में जाएंगे और वहाँ जाके अपने आप को डिफेंड करेंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ था। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसमें अब आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जो इनकम है उसको पूछ सकते हैं। देखें, 18,600 इनकम है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ की जो पे स्लिप्स हैं वो शो करनी है, जिसमें किसी भी मंथ में आपकी इनकम 1550 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महीने भी आपकी इनकम 1550 से कम होगी, इसका मतलब ये है कि आप वो मीट नहीं कर रहे। जब आप उसको मीट नहीं कर रहे, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका थ्रेशोल्ड आप मीट नहीं कर रहे, तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा या फिर उसको 10 ईयर रूट पे डाल दिया जाएगा। तो ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। मैं किस तरह मिसाल देता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी हर महीने जो है 1600 आ रही है, फॉर एग्जांपल 1600 इनकम आ रही है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 6 महीनों की आपकी जो है 6 महीने की शो करनी होती है। 6 महीनों की आपकी इनकम जो है वो इतनी आ रही है, यानी 1600 आ रही है। अब इसमें एक महीने की आपकी इनकम जो है, छठा महीने या किसी भी महीने की जो पीछे है विद इन 6 मंथ, उस महीने की आ जाती है 1540 आ जाती है। तो इसका मतलब है उस महीने से आपकी जो फाइनेंशियल जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो गई है, आपको फिर आगे उस मंथ से आगे जब भी आपका शुरू होगा मिनिमम 1550 ग्रॉस चाहिए होता है, और ग्रॉस अगर आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसको अगर किसी वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है लेकिन आपके जो है इनकम बहुत ज़्यादा थी, यानी फॉर एग्जांपल आप एक महीने में 20,000 कमा लेते हैं सम सिनेरियो में, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इनकम कमा रहे हैं, आपके 18,000, 20,000, 22,000 है, तो उसको आप 6 महीने के जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी जॉब शुरू की है, एक जॉब छोड़ी है और दूसरी जॉब पे चले गए हैं, पहली जॉब जो कर रहे थे वो आपकी 18,000 से कम थी और अभी जो शुरू कर रहे हैं वो 18,600 से ज़्यादा है, लेकिन इस जॉब को शुरू किए हुए आपकी जो इनकम है वो अभी 3 महीने हुए हैं, वो आपकी 18,000 से कम थी और अभी जो शुरू कर रहे हैं वो 18,600 से ज़्यादा है, लेकिन इस जॉब को शुरू किए हुए आपकी जो इनकम है वो अभी 3 महीने हुए हैं। तो क्या आप उसको शो कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 6 महीने होना चाहिए, या फिर आप अगर उसको 3 महीने को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर पिछले 12 महीनों को, अगर क्योंकि एम्प्लॉयर नया है, 6 महीने होना चाहिए, या फिर आप अगर उसको 3 महीने को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर पिछले 12 महीनों को, अगर क्योंकि एम्प्लॉयर नया है तो 6 मंथ से कम हो तो फिर आपको 12 महीने की इनकम जो है वो शो करनी पड़ती है। तो 12 महीने की इनकम जब आप शो करेंगे तो वो भी 18,600 इनकम बननी चाहिए। अगर नहीं बनेगी तो अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका अपना बिजनेस आप में जाएंगे तो आपके सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपकी नेट इनकम बनती है उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो नेट इनकम बिफोर टैक्स है, आपने अभी टैक्स पे नहीं किया। तो नेट इनकम जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कमाया 20,000, उसमें मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने 20,000 कमाया, उसमें खर्चे आपके निकल गए 2,000, बाकी रह गया 18,000। तो आप ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियली वो मीट नहीं कर रहे। अगर आपने 30,000 कमाया ग्रॉस और उसमें से खर्चे निकाल के आप 10,000 खर्चे निकाल दिए, बाकी आपके पास 20,000 बच जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, तो उस बेस पे भी आपका वीज़ा लग सकता है। तो सिर्फ इसमें होता क्या है कि इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। 12 मंथ की पे स्लिप तो है इसमें नहीं होती, 12 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, आपके जो लेटेस्ट अकाउंट्स हैं वो देने होते हैं, अकाउंटेंट जो है SA 301 और 302 जो है वो आपने देना होता है, अकाउंटेंट लेटर देना होता है, UTR देना होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं।
जबकि आपका जब आप जॉब शो कर रहे हैं तो जॉब में सिर्फ आप कितना आपने 6 मंथ की पे स्लिप्स, अगर एम्प्लॉय के साथ 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो 6 मंथ की पे स्लिप आपकी आएंगी, एम्प्लॉयर लेटर आएगा और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें अगर एम्प्लॉई हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर उसमें थोड़ा डॉक्यूमेंट ज़्यादा आते। ये 2 चीज़ें होगी आपकी। एक आपकी होगी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर सकते हैं और दूसरी आपकी है जॉब से आप एज ए एम्प्लॉय आप शो कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तीसरा जो है जो डिस्कस करना मैं चाह रहा हूँ वो है सेविंग। अब सेविंग क्या है? सेविंग आपके पास कितनी होनी चाहिए? कि 18,600 चाहिए या कितनी चाहिए? तो जितनी आपकी इनकम शॉर्ट है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। अगर तो आपकी इनकम बिल्कुल है ही नहीं है, आप जस्ट सेविंग पे हैं, ये देसी यूके वाले ने बताया, थैंक यू जी, आपको समझ आ रही है तो ठीक है फिर। अच्छा, अगर आपकी जो इनकम बिल्कुल है ही नहीं, आप जॉब ही नहीं करते, तो आपके पास सेविंग पड़ी हुई है, तो फिर तो वो सारी सेविंग आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका फार्मूला डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 10,000 की जॉब थी और बाकी जो है 8,600 वो पूरा नहीं हो रहा, तो उसको पैसे पूरा सेविंग से करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? उसका तरीकाकार ये है कि रूल इसका कहता है, सेविंग का रूल ये है कि 18,600 जो है वो आपने करना क्या है, इसमें 16,000 जो है वो मिनिमम जिसे कहते हैं ना बेसिक लिमिट है, इतना आपका वो जीरो है। 16,000 से 18,600 जो है वो आपने करना क्या है इसमें, उसके बाद आपको जितनी इनकम चाहिए उसको मल्टीप्लाई करना है 2.5। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी 10,000 आपकी इनकम है, जॉब आपके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अब उसको सेविंग से कवर करना चाहते हैं, तो आपको सेविंग कितनी चाहिए? वो सेविंग आपकी मिनिमम जो है वो 6 मंथ आपके अकाउंट में होनी चाहिए, सेविंग अकाउंट में, और आपके अपने नाम पे होनी चाहिए ताकि वो फ़ौरन एक्सेसिबल हो, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एक दूसरा वो जो है उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए, वो पैसे या जो आपकी सेविंग है वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, उसके आपने प्रूफ देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है, आपने किसी से बारो किया है, वो किस चीज़ के हैं, वो आपने वो लोन देना, आपने अगर अपने सैलरी से बचाया हुआ है या आपको कहीं से भी आए हैं तो उसका वो प्रूफ आपको देना होगा। ये चीज़ होगी। अब प्लस आपने ऐड करना है 2.5 को मल्टीप्लाई करना है जितना आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास ना सेल्फ एम्प्लॉयड, कहीं कोई और सोर्स नहीं है, आप सिर्फ सेविंग पे डिपेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर कितनी सेविंग होनी चाहिए? तो उसको हम करेंगे, फार्मूला वही है, आपको 18,600 चाहिए, मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 16,000, तो ये बनेगा 62,500। तो आपने 62,500 आपकी सेविंग होनी चाहिए, कैश सेविंग। अगर आप इतने पैसे हैं तो आप फिर बिल्कुल आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी और उस बेस पे आप जो है अपना स्पाउस वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं 5 ईयर्स के रूट पे। अच्छा, तो ये 3 हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट जो कोई शो होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसमें बाकी जो हैं, जिस तरह आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट सैलरी है, नॉन एम्प्लॉयमेंट सैलरी है, उसको कैसे करेंगे, ओकेजनल सैलरी जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो शो होगा उसमें करेंगे। का एक क्वेश्चन था कि स्टूडेंट वीज़े पे तो क्या वो शादी कर सकते हैं? आई थिंक मुझे याद जिस तरह आ रहा है, तो बिल्कुल स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनल से या सेटल पर्सन से। लेकिन उसमें आपको वही है, रिक्वायरमेंट आपकी वही है, आपको पूरा करना पड़ेगा 18,600 इनकम, इंग्लिश टेस्ट, अकोमोडेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है स्पाउस वीज़े की वो सारी आप फुलफिल करेंगे, तब जाके आप जो है स्पाउस वीज़े पे स्विच कर सकते हैं। स्पाउस वीज़े की वो सारी आप फुलफिल करेंगे, तब जाके आप जो है स्पाउस वीज़े पे स्विच कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं क्योंकि आपका वो लीगल वीज़ा है, लीगल स्टेटस है, उस स्टेटस से आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्पाउस वीज़े पे। अच्छा, ये है A2 टेस्ट के बारे में बता दें प्लीज़। क्या बताऊं A2 के बारे में? A2 जो होता है, वैसे मुझे क्वेश्चन आपका यही समझ आ रहा है, A2 जो होता है वो आपका होता है जब आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री क्लियरेंस पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से ली है तो उस वक्त आपको A1 पास करना होता है। अगर किसी वजह से आपने B1 पास कर लिया, उस वक्त जब आपने UK एंटर होना है,
तो उस वक्त आपने B1 पास कर लिया और आपका वीज़ा ग्रांट भी हो गया, तो अब आपको या किसी भी वीज़े में आपने यूज़ किया है, जब आपने फर्दर लीव लिया उसको एक्सटेंड किया है और आपने B1 पास कर लिया और उसको यूज़ किया, तो फिर आप जितने भी आगे वीज़े आएंगे, नेशनलिटी आएगी, इंडेफिनिट आएगा, सब में आप वो यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आपका B1 एक्सपायर भी हो जाए। तो जो A2 है, अब फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से या बाहर से जब आए हैं यूके में, तो आपने A1 प्रोड्यूस किया था, आपने A1 का जो टेस्ट है वो पास किया हुआ था, लेकिन अब जो है, अब आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन के लिए नॉर्मली A2 होता है, A2 आप पास करेंगे तो फिर आप अपना जो फर्दर लीव टू रिमेन उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर B1 कर लें, इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। आप ट्रिनिटी कॉलेज से जो है वो पास कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग होता है, कोई इतना बड़ा नहीं है वो, सिंपल आपसे 5 या 10 मिनट का वो होती है, एग्जामिनेशन होती है या आपकी जो असेसमेंट होती है, उसमें आपका नाम पूछते हैं, आप क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और एक जी, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम स्पाउस वीज़ा जो यूके का वीज़ा है उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपने हमारा विजडम वीसा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत शुक्रिया। B2 के बारे में बता दें, B2 के बारे में क्या बता दें। B2 स्पाउस वीज़ा के लिए नहीं होता, वो आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए होता है। तो ये बाकी जो है, I have worked 8 months on skilled worker, now change the employer last time, count ILR 5 years, no। अगर आप वर्क वीज़े पे हैं, आप स्किल वर्क वीज़े पे हैं, तो आपने अगर एम्प्लॉयर चेंज किया तो आपका पिछला जो टाइम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको आगे जिस दिन फॉर एग्जाम्पल आपने मार्च में वीज़ा आपका नए एम्प्लॉयर पे स्विच हुआ है, तो उस दिन से आपके आगे 5 साल काउंट होंगे। ये एक प्रॉब्लम है इस स्किल वर्क वीज़े में। लेकिन अगर आप 10 ईयर्स रूट पे जाते हैं तो आपका ये ज़ाहिर है ये काउंट होगा, वो भी काउंट होगा। मर्सी साहब क्या फरमा रहे हैं, हैज़ यूके पार्लियामेंट MPs रिड्यूस स्पाउस वीज़ा फ़ी इन मार्च। भाई अफवाहें बहुत सारी हैं, अभी ना ही उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, ना ही इंक्रीज़ करने के बारे में। अफवाहें काफ़ी सारी हैं, लेकिन देखें क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। Sir, my husband and my kids have British passport. Which visa I apply? We live in Pakistan. My kids have British passport. तो सिंपल आप ज़्यादा कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, वही आपके लिए। आप स्पाउस वीज़े पे आएँ, बच्चों के पास तो पहले ही ब्रिटिश है, सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करें। अगर हस्बैंड आप 18,600 इनकम ले रहे हैं तो बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आप वो करें। वी डोंट हैव एनी बिजनेस हेयर, क्या मतलब? यूज़र 265414 बिजनेस नहीं है तो क्या क्वेश्चन क्या आपका? अच्छा, बाद औक़ात लोग सवाल करते हैं कि भाई आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। या तो आपका सवाल 2-3 वजह से, या तो ऊपर चला गया, नंबर 2 आपका यह सवाल क्लियर नहीं है, उसका मतलब समझ नहीं आ रही क्या उसका, या फिर वो इतना लेंथी है उसकी कोई अलिफ बे समझ नहीं आती। मिसाल एक बंदा कहे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मैं क्या करूँ? अब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपने क्या लिखा था वो तो हमें नहीं पता, हम उसमें मैं क्या करूं? अब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपने क्या लिखा था वो तो हमें नहीं पता, हम उसमें क्या आपको, क्योंकि ये एडवाइस नहीं है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आपकी अपनी जो है वो सर्कमस्टांसिस देख के आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो फिर आपके जो सारे सर्कमस्टांसिस देख के आपको फिर वो प्रॉपर एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने ऊपर लागू ना कर लिया करें। हर बंदे का अपने डिफरेंट होते हैं। जी खालिद भाई का भी क्वेश्चन वही है जी, आप कर सकते हैं बिल्कुल खालिद भाई। स्पाउस वीज़ा का लीबिया इनकम क्या मतलब? स्पाउस वीज़ा का लीबिया इनकम सर यही देखें ना आप, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होता। क्वेश्चन पे साइज लिखें, उस क्लियर लिखें क्या आप पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्लियर होगा तो मेरे लिए भी आसानी होगी। अच्छा, यूज़र 265 सर स्पाउस वीज़ा के लिए इनकम बट माई हस्बैंड इज जॉब लेस है इन पाक, नो इनकम। फिर आप सेविंग वाला रूट अप्लाई कर सकते हैं। सेविंग के लिए आप किसी भी कंट्री के आपके अकाउंट यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका सोर्स आपने बताना होगा कि वो सोर्स आपके कहाँ से, वो पैसे कहाँ से आपके आए हैं, वो आपकी सेविंग कहाँ से आई। उसने विद इन 3 मंथ्स आके यूके जो जॉब शुरू करनी है वो 18,600 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो आपके पास कंफर्मेशन, उसका एम्प्लॉयर कंफर्मेशन यानी वो कंफर्म जॉब होनी चाहिए।
उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ भी जॉब लेस हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मनदीप को साहिबा हैं, सर आप बता सकते हैं कि स्टेटस केस के मेरा आया क्या अपडेट है? देखें वही आप देखें, अब इसमें क्या मैं बताऊँ आपके केस का क्या अपडेट है। नॉर्मली हर केस अपने मेरिट पे वो डील करते हैं, या चूँकि आजकल रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, असाइलम सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन वार की वजह से और अफ़गानिस्तान की वार की वजह से और इस तरह आगे पीछे, तो उस वजह से ज़्यादा इनका पहले प्रायोरिटी जो है वो इनकी यही होती है कि पहले असाइलम सीकर को उनको अकोमोडेट किया जाए, उनकी केसेस को। अभी जो ऋषि सुनक ने कहा है कि तकरीबन 12,000 एप्लीकेशन जो हैं वो उनको डिसाइड करने जा रहे हैं क्विकली, ताकि उन जो 10 पेजेस का वो क्वेश्चनर बना रहे हैं कि जो भेजेंगे उनको और वो उन्हें फिल करके भेजना, उस बेसिस पे कोशिश करेंगे विदाउट इंटरव्यू उनका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करनी है वो उसको कर लें। तो अजंत वर्षा के फर्स करती है, ये क्या है? 5A11MA क्या बनता है? सलमा बनता है, वट। अजंत वर्षा की फ़ी कितनी है? अच्छा, कौन से वीज़े की फ़ी कितनी है? स्पाउस वीज़े की, स्पाउस अर्जेंट वीज़े का, आई थिंक मैं अर्जेंट वीज़े की पूछें। अर्जेंट अगर आप करना चाह रहे हैं स्पाउस वीज़ा तो आपको 573 पाउंड जो है वो पे करके आप 15 वर्किंग डेज़ के अंदर डिसीजन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मेरे साथ जो हुआ है वो आपको 24 आवर या 48 आवर के अंदर भी मिल रहे हैं। लेकिन केस टू केस अगेन, बाद लोग किसी ने मुझे कल ईमेल की थी, उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन उनको 2 महीने हो गए हैं प्रायोरिटी सर्विस यूज़ की थी यूके के अंदर, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। तो पहली बात है वो उनको चेज़ करें। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस यूज़ करते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट की है, अगर वीक की है तो वीक के अंदर जवाब आना चाहिए, अगर 24 आवर की है तो 24 आवर के अंदर आना चाहिए, या 15 दिन का जो भी है। अगर किसी वजह से नहीं आता, अगर वो ईमेल आपको ईमेल भी नहीं करते, तो आप लाजमी उनको चेज़ करें कि क्या वजह है कि मेरा जवाब नहीं आ रहा। अगर उन्होंने ईमेल कर दिया है तो फिर उसमें उन्होंने टाइम लिमिट दी होगी, उस हिसाब से उनको फिर आपने चेज़ करना है। चेज़ कहाँ करना है? ज़ाहिर है जो होम ऑफिस की जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होगा उसको आपने ईमेल करनी है या कॉल करनी है। जी अच्छा, if my husband visa is cancelled and kids and me not in the country, can he still get the visa? हस्बैंड का वीज़ा कैंसिल हो गया और आप यूके में नहीं हैं तो कैसे वीज़ा मिलेगा? मेरी बात समझ नहीं आई। यूके में आप नहीं हैं और वीज़ा कैंसिल हो गया है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप कैसे मैं जवाब दूँ? वैसे जब आप बच्चों के बेस पे बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूके के अंदर हों तो। यूके के बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आप सारे केस देख के पता चलेगा क्या उसमें। ये JS सदैव क्या है? रिप्लाई सर किस चीज़ के बारे में? अपना सवाल तो लिखो भैया। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एमनेस्टी यूके? भाई एमनेस्टी बहुत मुश्किल है ये दें, लेकिन देखें, होप फॉर द बेस्ट क्या करते हैं। लेकिन जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, इनका मेन फोकस जो है कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, असाइलम सीकर आ रहे हैं, उनको रोका जाए। अभी जो कोर्ट ने रूलिंग दी है वो यही दी है कि आप अगर कोई आता है उसके कश्ती के थ्रू या चैनल क्रॉस करके आता है कश्ती के थ्रू, पानी की यानी जो पानी है पानियों से होके आता है कश्ती के थ्रू, तो फिर उसको खिलाफ जो है वो कोर्ट में उसको सू किया जा सकता है उसके खिलाफ, क्योंकि वो उसके पास वैलिड लीव नहीं है। तो ये दिन ब दिन इसको सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आई एम लिविंग इन सिंगल रूम, सैलरी 26, कैन आई अप्लाई फॉर? आपका सवाल निकल गया। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है? इंडेफिनिट के लिए? किसके लिए? सिंगल रूम डजंट मैटर। अगर इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं पूरा, आपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक रूम है और आप अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं और वो इनफ है रूम उन दोनों के लिए, तो बिल्कुल अकोमोडेशन की जो रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही है तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। सर हाउ लॉन्ग विजिटर वीज़ा विल टेक? विजिटर वीज़ा तकरीबन कह लें कि महीने में भी आए हैं, कुछ महीने से 3 महीने के अंदर, लेकिन आजकल उन्होंने जो प्रायोरिटी सर्विस शुरू की है वो आपको 15 वर्किंग डेज़ में वो गारंटी आपको दे देंगे, उसके 250 पाउंड एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा।
ये क्या कह रहे हैं हम यूके में, यार आपको क्वेश्चन चला जाता है। सर ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए पेरेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई करना, अच्छा ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आपने अगर करना है तो बिल्कुल आप जो है, लास्ट टाइम भी मैं किसी ने क्वेश्चन किया था, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा मिलना ये उनकी लक है, लाजमी नहीं कि आपको वीज़ा भी ग्रांट किया जाए। क्यों कि हर बंदे के सर्कमस्टांसेस देख के उन्होंने फैसला करना होता है कि जो अपेंडिक्स विजिटर है, अपेंडिक्स वी 4.2 से लेकर 4.8 जो है वो सारी अगर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं और वो जो एंट्री केस ऑफिसर है अगर वो हैप्पी होता है तो वो आपको ग्रांट कर देगा। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वो लेटर लेना पड़ेगा, वो लेटर में मेंशन करें, उनका नाम मेंशन करें और बाकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप विजिट वीज़ा की वो पूरी करें, अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल कौन स्पॉन्सर होगा वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें। तो वीज़े लगे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे भी हैं, लेकिन हर केस अपने मेरिट पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी और का वीज़ा लग गया तो लाजमी आपका भी लगे, या आपका उसका रिफ्यूज़ हो गया तो आपका भी रिफ्यूज़ है, ऐसा नहीं होता। हर केस अपने मेरिट पे होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हो जाता है। सिंगल रूम, अच्छा जी, सैलरी कैन अप्लाई, बिल्कुल आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। माई सन इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, अगर नहीं बच्चा जो है आपका 15 साल का तो उसको फिर अलग रूम चाहिए होगा ना, सिंगल रूम में नहीं चल, फिर नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रहना पड़ेगा। आप दोनों के लिए एक रूम चल सकता है, या बच्चा आपका अगर जो है वो छोटा बच्चा है तो फिर वो आपके साथ रह सकता है, लेकिन अगर बड़ा बच्चा हो गया 10 साल से ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको 2 रूम होने चाहिए। तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेट एजेंट के साथ। वो स्टेट एजेंट आपको दे देगा कि हम फॉर एग्जांपल वीज़ा आज अप्लाई कर रहे हैं मार्च को, तो वीज़े में तकरीबन अगर नॉर्मल आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं। मेरा जो कल वीज़ा लग के आ रहा है वो टर्की वाले जिसकी बात की थी उसको लगे हैं 20 दिसंबर को, उसके बायोमेट्रिक हुए हैं, तो 20 दिसंबर से जनवरी फरवरी, सो 2 महीने और तकरीबन 15 दिन लगे हैं, सो 2.5 महीने कह लें। तो इसका यह है कि 3 या 6 महीने के अंदर अंदर वो वीज़ा आ जाता है, नॉर्मल वीज़ा। तो उसमें यह है कि आप फिर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप के जब मेरी मिसेज आएगी या मेरा स्पाउस आएगा तो 3 महीने का गैप दे के आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप लगा सकते हैं जनरली। हम यूके में वर्क परमिट पे आते हैं तो कितने टाइम बाद वाइफ को बुला, क्या मतलब कि कितने टाइम के बाद? भाई आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो साथ लेके आए, अकेले नहीं आना, आप उसी वक्त बुला सकते हैं, यानी उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं कब बुलाना है, आप किसी वक्त भी आप वर्क परमिट पे हैं तो आप अपने जो डिपेंडेंट हैं बच्चों को स्पाउस को साथ लेके आ सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड माई इंडेफिनिट लीव टू डॉक्यूमेंट, व्हाट कैन आई डू? सर आप अगर आपका गुम हुआ है तो पहले तो बड़ी अफसोस की बात है, तो आप इसको पहले रिपोर्ट करें अपने पुलिस स्टेशन को, अपनी पुलिस स्टेशन पुलिस को रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद आप होम ऑफिस को रिपोर्ट करें, पुलिस स्टेशन पुलिस को रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद आप होम ऑफिस को रिपोर्ट करें। ये दोनों जब रिपोर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने अपना जो है नादरा कार्ड, आपका अगर नादरा कार्ड भी गया है, नादरा कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट के लिए नादरा कार्ड ज़रूरी है। अगर आपके पास नादरा कार्ड भी नहीं है तो पहले नादरा कार्ड अप्लाई करें, नादरा कार्ड जब आ जाएगा तो फिर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप कर सकते हैं। आप जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा तो फिर आप ज़ाहिर है कि अपना बायोमेट्रिक कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ है। लेकिन होम ऑफिस को आपने विद इन 3 मंथ्स लाजमी बताना है, अगर नहीं बताएंगे तो आपके लिए फिर ट्रबल हो जाएगी। पुलिस कैन नॉट हेल्प, पुलिस कैन, उन्हें कहें ना कि ये मसला है वीज़े का कि हमारा ये गुम हुआ है, मैं होम ऑफिस के रेफरेंस लाजिम लेना, तो उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको बना देते हैं, कोई रेफरेंस आपको दे दें एटलीस्ट। अगर नहीं तो फिर वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे रब्ता कर लें, लिंक में बायो में दिया हुआ है, आपको एड्रेस, अपॉइंटमेंट बुक कर लें, जिस तरह भी है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा सर, आई हैव अप्लाइड विजिट वीज़ा, इट्स 8 वीक्स, अप्लाइड विजिट वीज़ा इट्स 8 वीक्स, तो होपफुली विद इन 2-3 वीक्स और आ जाना चाहिए। अगर आपको उन्होंने ऑप्शन दिए है कि आप इसको उस पर कर सकते हैं, प्रायोरिटी सर्विस पे कर सकते हैं, तो आप उसको करके वो कर सकते हैं, वरना वेट करें।
कहते हैं कि लेटर इज़ बेटर देन नेवर। तो इंशाल्लाह बस अच्छे की उम्मीद रखें, उस पर कर सकते हैं, प्रायोरिटी सर्विस पे कर सकते हैं तो आप उसको करके वो कर सकते हैं, वरना वेट करें। कहते हैं कि लेटर इज़ बेटर देन नेवर। तो इंशाल्लाह बस अच्छे की उम्मीद रखें। आमर कियानी साहब, कैन आई अप्लाई अ स्पाउस वीज़ा इफ़ आई एम टेकिंग केयर अलाउंस एंड यूनिवर्सिटी क्रेडिट? जी बिल्कुल, अगर आप केयर अलाउंस अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही जो 8 बेनिफिट हैं, उन ये बेनिफिट नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जो बाकी रह गए हैं इनकम रिक्वायरमेंट्स में, वो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। और प्लस आपकी जो बेनिफिट पे हैं, वो कौन से बेनिफिट हैं जो अलाउ करता है होम ऑफिस स्पाउस वीज़ा के लिए, उस पर हम बात करेंगे। एक्सटेंशन वीज़ा फ़ी, एजेंट फ़ी कितनी है एक्सटेंशन वीज़ा की एजेंट? आई डोंट नो, अर्जेंट है ऐसा सवाल प्लीज़ या इंग्लिश में लिख दें या उसको क्लियर लिखा करें कि अगर मेरा ख्याल है एक्सटेंशन की फ़ीस पे पूछ रहे हैं अर्जेंट की, तो एक्सटेंशन फ़ीस तकरीबन 2606 पाउंड है। उसमें आपकी IHS चार्जेस हैं, होम ऑफिस की फ़ी हैं। वालेकुम अस्सलाम, ये किसी ने सवाल किया है। तो उसमें यह है कि 2606 पाउंड आपके IHS चार्जेस वगैरह होंगे, 2.5 साल का आपका वीज़ा लगेगा। और अगर आपने उसको फास्ट ट्रैक करना है तो उसमें 2 हैं, एक प्रायोरिटी सर्विस, एक फास्ट ट्रैक है। प्रायोरिटी सर्विस आपकी जो है 24 आवर्स के लिए होगी। 24 आवर्स का मतलब है 3 दिन के अंदर आपको वो फैसला देंगे। और अगर आपने फास्ट ट्रैक यूज़ करना है तो वो 5 वर्किंग डेज है। तो उसकी जो फास्ट ट्रैक की है वो 500 पाउंड है और प्रायोरिटी सर्विस की 800 पाउंड फीस है। अगर आप लकी हैं आपको मिल जाती है। ऑनलाइन शादी के करके स्पाउस अप्लाई कर सकते हैं। भाई ये लास्ट अगर आपने शो में मिस किया तो लाजमी उस पर जाके यूट्यूब विजडम विसा पे लाजमी देखें। उसमें मैंने सारी एक जो इस्लामिक स्कॉलर पे जाके यूट्यूब विजडम विसा पे लाजमी देखें। उसमें मैंने सारी एक जो इस्लामिक स्कॉलर थे उनको भी बुलाया था। देखें, ऑनलाइन जो शादी होती है इस्लाम में जायज़ है, आपके अपने कोई भी रिलीजन उसमें जायज़ हो सकती है, लेकिन यूके इमिग्रेशन लॉ के तहत होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहा। कल क्या होता है फिर देखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन शादी को ये नहीं मानता। आपका फिजिकली वहाँ पे जो सेरेमनी उसमें शामिल होता है फिर देखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन शादी को ये नहीं मानता। आपका फिजिकली वहाँ पे जो सेरेमनी उसमें शामिल होना ज़रूरी है। स्पाउस वीज़ा फ़ी कितनी है? स्पाउस वीज़ा आप एंट्री क्लियरेंस की बात कर रहे हैं या एक्सटेंशन की बात करें? अगर आप एंट्री क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन, चूँकि आपको 33 मंथ्स का वीज़ा पहले मिलता है तो उसमें कन्वर्जन रेट यूज़ होता है। तो तकरीबन जो अभी लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने अप्लाई किया उसमें 3550 उसकी फ़ीस यूज़ हुई है, क्योंकि वो पाकिस्तान से अप्लाई किया, उसको पहले कन्वर्ट किया है उन्होंने रुपीज़ के अंदर, रुपीज़ से फिर पाउंड्स के अंदर आया। तो वो बहरहाल उसके जो अकाउंट से पैसे कटे हैं 3550 पाउंड कटे हैं वो। तो इस तरह वेरी करता है। और आप अगर यूके के अंदर हैं एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटेंशन की जो है वो 624 पाउंड पर ईयर आपकी IHS चार्जेस है और 1080 या 87 समथिंग आपकी जो है वो होम ऑफिस की फ़ीस है। वो मिला के आपकी तकरीबन वो 2600 पाउंड बन जाता है। आई एम ब्रिटिश लिविंग इन यूके, कैन आई अप्लाई स्पाउस वीज़ा फ्रॉम? आपका क्वेश्चन चला गया। अच्छा, हाउ मच इज़ प्रायोरिटी वीज़ा? प्रायोरिटी वीज़ा आपको बता दिया है कि फास्ट ट्रैक होता है। सॉरी, प्रायोरिटी वीज़ा 800 पाउंड है उसकी, जो 24 आवर्स यानी 3 दिनों के अंदर आपको डिसीजन देना होता है। अगर किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मेरे एक क्लाइंट का 10 डेज़ लगे थे। तो यानी हर बंदे के केस के मुताबिक होता है कि अगर उनको फर्दर कुछ चेक्स करने हैं। एक बंदा है वो जॉब कर रहा है, उसका अपना मकान है, उसके पास कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, कोई किसी किस्म का फ्रॉड, कोई किसी का अच्छा काम उसने नहीं किया हुआ, तो फिर उसका वीज़ा स्टेट वे वो हो सकता है, 24 आवर्स में हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उन्हें कोई चीज़ चेक करनी है, उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई चीज़ चेक करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। अच्छा जी, हाउ मच फॉर द स्पाउस वीज़ा फ़ी? अभी बता दें आमिर भाई, बताया ना आपको। कौन सा आप पूछ रहे हैं, यूके के अंदर या यूके के बाहर? दोनों बता दिए मैंने। बहरहाल आई एम ब्रिटिश सिटीजन लिविंग इन द यूके, कैन आई अप्लाई स्पाउस वीज़ा फ्रॉम यूके और फ्रॉम पाकिस्तान? देखें, आप यूके में रह रहे हैं तो आपकी जॉब्स वगैरह यहीं पे होगी ऑफ कोर्स। और अप्लाई कहाँ से करना? अप्लाई ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर से होगा ना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरा ख्याल है जो आप पूछना चाह रहे हैं,
कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि यूके के लॉयर्स को यूज़ करके, सोलिसिटर को यूज़ करके अप्लाई किया जाए या पाकिस्तान से किया जाए। ये अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूके से करें। क्यों कि यूके के जो लॉज हैं वो लॉयर्स को पता है, लेकिन जो पाकिस्तान बंदा बैठा हुआ सिर्फ एप्लीकेशन फिल कर देना, वो लॉयर नहीं बन जाता जब तक आपको कानून का ना पता हो, आपकी छोटी बारीकियों का ना पता हो। अगर फॉर एग्जाम्पल यूके में आपको वो फीस ले रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1500 पाउंड ले रहा है और पाकिस्तान में आपसे वो ले रहे हैं 500 पाउंड, आप जाहिर है फाइनेंशियल तो आपको बेनिफिट वही है, लेकिन आप 500 पाउंड 10,000 पाउंड बचा के 3500 पाउंड खतरे में डाल रहे हैं। अगर खुदा न खाता आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है किसी मिस्टेक की वजह से, तो फिर आपको अपील में जाना पड़ेगा। और अपील में एक तो 2-3 आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 1, अपील बहुत टाइम लेती है, 2 साल तक भी लग सकते हैं। एक तो अपील आपका लंबा टाइम लगेगा, और दूसरा जो है उसमें आपके जो वकीलों के खर्चे हैं वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो 1000 पाउंड बचा के आप फिर 10,000 और लगाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप यूके के सोलिसिटर जो लॉयर्स हैं वो उनकी खिदमत हासिल करें। अगर आप खुद करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन आपको सारी चीज़ें देख के कि आप इतने पैसे जो हैं रिस्क पे डाल रहे हैं, तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल। अदील अहमद प्लीज़ अप्लाई मी, क्या भैया मेरे या स्पोर्ट्स वीज़ा आई गेट डिसेबिलिटी बेनिफिट, डू आई स्टिल, अगर क्वेश्चन फिर चला गया, डिसेबिलिटी अगर आप ले रहे हैं तो वो उन्हीं 8 बेनिफिट्स के अंदर आता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसकी एक और फार्मूला होता है, आपकी जो मिनिमम इनकम है वो पूरी होनी चाहिए। एडिक्वेट इनकम उसे कहते हैं। एडिक्वेट इनकम आपकी अगर पूरी है तो फिर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो बंदे पिप या जो भी डिसेबिलिटी के अलाउंस वगैरह ले रहे हैं, अगर वो जो एडिक्वेट मेंटेनेंस को मीट करते हैं तो फिर बिल्कुल आप वो ले सकते हैं। 18, what are the minimum age to come as a parents? 18 minimum. Could you repeat that? I didn't understand. I asked about my uncle. अंकल आपने जो ऐसे हमने क्वेश्चन किया था उसका यह है कि अगर आपके अंकल यूके के बाहर हैं, आप ब्रिटिश नेशनल हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप इलनेस की बेस पे आप ADR उसे कहते हैं, अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की एप्लीकेशन है, वो आप कर सकते हैं। चांसेस और काफ़ी क्राइटेरिया उसका सख्त है, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। यस, कैन आई फास्ट ट्रैक विजिटर वीज़ा इफ़ आई ऑलरेडी हैव अप्लाइड? यस, अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि होम ऑफिस खुद आपको ईमेल करेगा, आप खुद उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। वो अगर आपको ऑप्शन देता है तो फिर आप पे करके 250 पाउंड पे करके आप वो जा सकते हैं, उस पर जो है फास्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रायोरिटी सर्विस पे जा सकते हैं। आपका यह है कि मेरे पास 26,000 इनकम है, पैसे हैं, मेरी इनकम है, लेकिन मेरे पास सेविंग कुछ भी नहीं है। तो जो इमिग्रेशन लॉ है और अपेंडिक्स FM के तहत जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास 26,000 कैश पड़े होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके बेहतर तो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल आप 26,000 की तनख्वाह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 26,000 या 10,000 या 20,000 पड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है कि यहाँ के खर्चे आपने सारे जो काम चलाने हैं वो सारे भी देने होते हैं। तो ये चीज़ है, आप बिल्कुल उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर 1,000-2,000 भी है तो चल जाएगा। वो इस चीज़ बैलेंस को नहीं वो देखते, यानी बैलेंस आप पूछना चाह रहे हैं, सेविंग नहीं है। एक्सटेंशन के लिए भी आपको ज़रा भाई बता दें कितना टाइम लगता है एक्सटेंड वीज़ा को। कौन सा वीज़ा? स्पाउस वीज़ा है तो उसके भी तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं यूके के अंदर भी, लेकिन अगेन केस टू केस वेरी हो सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, जल्दी भी। मेरे कुछ केसेस 1 वीक के अंदर भी, लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशन में वीक में भी लगा है, महीने में भी लगा है, 3 महीने में लगे हैं और 9 महीने में भी लगे हैं। तो ये है कि केस टू केस वेरी करता है, लेकिन एवरेज ध्यान में रखें 3 से 4 महीने जो है लग ही जाते हैं। 2.5 ईयर वीज़ा जो है स्पाउस लॉयर जस्ट फ्रॉम। जी आप ऑनलाइन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप सारा पहले स्टडी करें। लॉयर कंपलसरी नहीं है कि आप लाजमी लॉयर करें और वो आपका फाइल करें, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है लॉयर करने का कि आप उसको पता होता है कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या करना है। तो उस पर से अगर आप खुद कर सकते हैं सारा प्रोसीजर जान के, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है।
बल्कि इवन के दुनिया के किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट में भी जाते हैं, आप इवन क्रिमिनल केस है तो आप खुद अपने आप का डिफेंडेंट आप हो सकते हैं, आप अपना डिफेंड खुद कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपका वकील इसलिए करते हैं कि वो उस फील्ड के माहिर होते हैं, उनको पता होता है क्या करना है, किस तरह हैंडल करना है, कौन सी। आई हैव 10 years रूट, कैन आई चेंज फॉर 5 years रूट? जी ज़ाहरा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप 10 years रूट पे हैं तो ये इसका होता क्या है कि जब आपकी किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्पोर्ट्स वीज़े पे हैं और आपने कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं की, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की या आपने जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो आपको वो 10 years रूट पे डाल देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा आज लगा है मार्च 2023 में लगा है 10 years रूट पे, तो अब आप जब वो ख़त्म होगा 2.5 साल का वीज़ा, तो फिर आपने उसको एक्सटेंड करना है या उसको स्विच करना है 5 साल के रूल्स पे। ऐसा नहीं है, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट जो है वो सारी जो है इनकम, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपकी अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, वो सारी अगर हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं, मैंने पाकिस्तान से शादी, मैंने उसको दूसरी बीवी हूँ क्या? देखें, अब क्वेश्चन फिर आपको चला गया। अगर क्वेश्चन में आधा पड़ा उसमें यह है कि अगर आप दूसरी बीवी हैं, उन्होंने पहले जो है वो अगर उनकी शादी है तो फिर तो आपको नहीं बुला सकते, लेकिन अगर पहली शादी उनकी डिवोर्स उन्हें दी हुई है या दे रहे हैं, डिवोर्स होने के बाद आपको बुला सकते हैं, अदरवाइज वेरी हार्ड। यूक्रेन स्कीम 3 years टाइम काउंट टू वर्ड टू इनडेफिनिट, भाई वो देखना पड़ेगा, होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा। आपका नॉर्मल 5 साल का होता है, आपका अकाउंट होगा, क्यों नहीं होगा। थैंक यू। उसके बाद आ गया जी ज़बरानो अपडेट, कोई अपडेट नहीं है भाई, ज़बरानो वाले तो फारग है। सर आई एम इटालियन नेशनल, कैन आई स्टे यूके फॉर वर्क? जी नहीं, अगर आपके पास किसी भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, अमेरिका का, यूरोप का, किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है तो अनफॉर्चुनेटली अब आप यूके में रह सकते हैं एज ए विजिटर। वो 6 month का जो वीज़ा दिया जाता है तो 6 महीने के लिए आप आ सकते हैं एज ए विजिटर, लेकिन आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपको काम करने के लिए आपको प्रॉपर स्पॉन्सर चाहिए, एम्प्लॉयर चाहिए। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो फिर आप ज़ाहिर है कि आप उस वीज़े पे आप आ सकते हैं, स्विच नहीं कर सकते। फिर भी आपको अपने मुल्क वापस जाना होगा, वहाँ से आपने अपना वीज़ा जो है वो स्किल वर्क वीज़ा या जो भी वर्क वीज़ा है वो आपने अप्लाई करना है। ये सवाल है कि तकरीबन 10 साल उनको हो गए हैं, तो 10 साल के बाद इंडेफिनिट हो सकती है विदाउट लाइफ इन द यूके टेस्ट के? नहीं, पहले नहीं मांगते थे लेकिन अब मांगते हैं। आपको 10 years रूट पे भी आपको चाहिए होगा। भाई स्पेन में इलीगल है, क्वेश्चन फिर चला गया, स्पेन में इलीगल है तो फिर यूके में कैसे आएगा? आप जिस मुल्क से अप्लाई करना चाहते हैं यूके का विजिट वर्क वीज़ा, तो आपको वहाँ का लीगल होना ज़रूरी है, आपके पास कोई भी स्टेटस होना चाहिए आपके पास। सर मैं 2014 में जर्मनी से आया था इलीगल, वहाँ पे अभी यूके आया हूँ। इलीगल यूके में आए तो आपका फिर वो अब जो प्राइवेट अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ है उसके तहत आपके पास फिर 3 रूट बनते हैं। वो 3 रूट में अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। 10 years रूट पे अगर आपके पास जो है वो वीज़ा होता है, आपको लॉन्ग रेजिडेंसी, यानी आपके पास वीज़ा है 10 साल आप लीगली यूके में रहते हैं तो फिर वो कर सकते हैं। अगर आप यूके में पैदा हुए हैं, 7 साल आपको हो गए, सॉरी, उस बेस पे आप कर सकते हैं, सेटलमेंट आपको मिल सकती है। ये आप बाहर पैदा हुए लेकिन यूके में एज ए चाइल्ड आए थे और आपको आधी ज़िंदगी आपकी गुजर गई है, तो उस बेस पे आप कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, जैसे आप इलीगल आए हैं, तो फिर आपको 20 years का रूट है, तो वो आप कर सकते हैं, अनलेस कि आपके पास कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग है या कोई ऐसी वजह है, तो आपके उस सर्कमस्टांसिस की बेस पे भी आप उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे जेन्युइन रीज़न है तो उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। कार्ड वाला कितना टाइम पाकिस्तान रह सकता है? रेजिडेंट कार्ड, जो आपके पास BRP कार्ड होता है, एक जो आम खबर गर्दिश करती है कि 28 दिन से पहले जो है ना आपने वापस यूके आना है, 28 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते।
तो ऐसा नहीं है 28 दिन उनके लिए होता है, 28 डेज़ के जो बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो आपको लाजमी इन्फॉर्म करना पड़ता है यूनिवर्सल कार्ड वालों को या बेनिफिट वालों को, तो फिर वो आपके बेनिफिट वो स्टॉप कर देते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो जब उनको पता चलेगा तो आपको वापस पे करने पड़ेंगे, उसलिए वो लिमिट है। वैसे जो है किसी भी वीज़े के लिए वो तकरीबन 6 महीने है एवरेज जो है। 6 महीने से ज़्यादा बाहर आपको नहीं रहना चाहिए अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शनल रीज़न है तो। भाई यूट्यूब को जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे भी बिशारत हुसैन के नाम से मेरा जो है पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लें। और टिकटॉक पे अगर आपने नहीं किया हुआ तो शायद कोई आपको अच्छी खबर, अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वर्क परमिट मिल जाएगा क्या, प्लीज़ आंसर। या ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है हबीबा फातिमा ने। देखें यूके के अंदर वर्क परमिट आपको आजकल जो है ना वो तो सेल लगी हुई है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, फलां आ गया, तो लोग बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर आप करना है तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। लोग आपसे पैसे लेके वो रफू चक्कर हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा ना करें। बिल्कुल आपको मिल जाएगा अगर आपके पास क्वालिटीज़ हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल मिल सकता है। आप खुद अप्लाई करें। अगर आप यूके के अंदर हैं, अगर यूके के बाहर हैं तो फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जिस कंपनी को ज़रूरत है आपकी स्किल्स की, आपकी फील्ड में, तो बिल्कुल आपको मिल सकता है। अच्छा, आपका ये है कि आप अगर रोमानिया के अंदर हैं और वहाँ पे आपके पास वहाँ का वर्क परमिट या आपके पास वहाँ का वीज़ा है, तो फिर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब स्पाउस वीज़ा आपने अप्लाई करना है या वर्क वीज़ा अप्लाई करना है? स्पाउस वीज़ा बिल्कुल कर सकते हैं, वर्क वीज़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर एम्प्लॉयर है यूके का तो ऑनलाइन आप सर्च करें होम ऑफिस की वेबसाइट से, जो अप्रूव्ड स्पॉन्सर हैं उनसे रब्ता करके तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनको आप जो है ना, अगर आपको जॉब मिलता है बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए अगर आपके पास एम्प्लॉयर मौजूद है तो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन शेंजन वीज़ा की बात करके मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। शेंजन वीज़ा जो है, अगर आप यूके के अंदर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है, आपको कैनेडियन, आपके पास अमेरिकन या ऐसा पासपोर्ट जिसमें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है, तो फिर आपको यूरोप जाने के लिए, आपको शेंजन कंट्री में जाने के लिए आपको वहाँ का वीज़ा लेना होगा। अब वो वीज़ा कैसे लेना है? वो जिस एम्बेसी में आपने जिस कंट्री में जाना उस कंट्री की एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वो अपॉइंटमेंट जब मिल जाएगी तो उसमें आपको बेहतर तो ये है कि आप 3 या 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अपने जो पे स्लिप्स हैं वो लगाएं, एम्प्लॉयर लेटर लगाएं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी लेटर आपका लगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेंगी। आपका बैलेंस जो है जितना ज़्यादा शो कर सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट अगर वीक के लिए जा रहे हैं तो आपका कम अज़ कम पर डे के हिसाब से 1000 यानी पर डे के हिसाब से 100 पाउंड तो मिनिमम होना चाहिए एक बंदे का, एक एप्लीकेंट का। तो उस हिसाब से ये एक बेसिक है। उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास जो आइटनरी कंफर्म टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग या वहाँ पे अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ से भी जो उनका अपना प्रोसीजर होता है, आपको वहाँ से स्पॉन्सर लेटर अपने कौंसल से, अपने जो पुलिस स्टेशन होता है उनका जैसा स्पेन है, तो वहाँ से वो अगर आपको वो स्पॉन्सर लेटर भेजता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको फिर booking.com से या कहीं से भी आपको होटल बुक करना पड़ेगा। इस बेस पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ आ गई कुछ रबी को, या कुछ और इसमें आपको क्वेश्चन बाकी है? तो आजकल मोस्टली जो क्या कहते हैं शेंजन कंट्रियाँ उन वेरी बिजी जा रहे हैं, तो समर की वजह से आगे जो छुट्टियाँ आ रही हैं तो उसकी वजह से उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ एम्बेसीज जो हैं वो आपको दे रही हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर है तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हम लेके दे सकते हैं आपको, आपका सारा केस तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमसे रब्ता आप कर सकते हैं अगर शेंजन वीज़ा भी आपको चाहिए तो। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना झीला। 1 घंटा हो गया है। मैं तो आधे घंटे की नीयत से आज आया था कि आधा घंटे में हम शो को क्लोज़ करेंगे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से टाइम का पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक 6:30 बजे तकरीबन फ्राइडे को आएंगे और इस पर हम फिर आपसे मुलाकात होगी। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हम जो है सर्टन बेनिफिट को यूज़ करके हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपसे बात होगी, आपके सवालों के जवाब होंगे। समझ नहीं आ रही बार। चलो, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे छोड़ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे सकूँ। नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव में जो फ्राइडे को होगी 6:30 बजे, आप अगर नए हैं
तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर फ्राइडे को, वादा नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर फ्राइडे को 6:30 बजे आपका जो है ना लाइव हमारा आपसे मुलाकात होती है, और उसमें हम कुछ बातें जो हैं आपसे सीखते हैं, कुछ हम आपको सिखाते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट फ्राइडे को 6:30 बजे हम इसी स्पाउस वीज़े पे डिस्कस करेंगे और आपके क्वेश्चन के जवाब कोशिश करेंगे जितने हो सकें। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो आप दुआ दीजिएगा, नहीं हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के टाइम का। अपना ख्याल रखिएगा।